हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का जो मार्च 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर मतलब ये हमारा 6th लेक्चर है, किसको लेकर है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 डाला है। तो ऑलरेडी 5 जो है ना नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, मतलब हमें यहाँ पर है ना बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है आदर्श कल्चरल क्लब मुंबई का, एंड उसकी मदद से हमें है ना बनाने बोला गया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कीजिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 का। हमको है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड साथ ही हमको है ना बैलेंस शीट भी बनानी होगी 2013 की, 31 मार्च 2013 की। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 दिया, ये ओल्ड बैलेंस शीट है जिसमें से हम यूटिलाइज करने वाले कैपिटल फंड को हमको लेना है। बाकी यहाँ पर जो एसेट्स के अंडर में ये जो बिल्डिंग्स है, देन फर्नीचर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिर यहाँ पर जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर बिल्डिंग फर्नीचर को लेंगे एंड कैपिटल फंड को, एंड बिल्डिंग फंड को भी हमें लायबिलिटीज के अंडर में लेना होगा। फिर ये जो बचा हुआ ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो इसको हमको कंपेयर करना होगा रिसेप्शन पेमेंट्स में कि भाई है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, या फिर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2012 का वो है ना नए इसमें मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में वो हमें माइनस करना है क्या, कुछ इंस्ट्रक्शंस है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको चेक करना है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये ओपनिंग ये हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, यहाँ पर जो ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 है। तो इसमें जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 सब्सक्रिप्शंस दिया है, 2 सब्सक्रिप्शन। तो फिर यहाँ पर ये जो 2011-12 1000 रुपया लिखा है, ये है ना 2011-12 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, मतलब 2000, ये मतलब लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग का 1000 है। तो देखिए यहाँ पे भी 1000 दिख रहा था हमको बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे कि भाई बैलेंस शीट में 1000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा था 31 मार्च 2012 का। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के अंडर में 2011-12 1000 दिख रहा है, मतलब ये है ना रिसीव हो चुका है। तो मतलब ये अब है ना नए जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम 2013 की, तो उसमें इस अमाउंट को हमको नहीं दिखाना है। तो मतलब ये अमाउंट कैंसिल हो गया। अब ये 2012-13 क्या है, ये करंट ईयर हुआ हमारा। तो इसके लिए आपको ले लेना यहाँ पे LY, ये CY और ये NY मतलब नेक्स्ट ईयर, CY मतलब करंट ईयर एंड LY मतलब लास्ट ईयर। तो अब लास्ट ईयर का तो क्लियर हो गया पूरा को पूरा, तो इसका तो है ना पूरा नील हो जाएगा। फिर 2012 एंड 13 का ये हम है ना इनकम के अंडर में बाय सब्सक्रिप्शन 48,000 हम लेंगे, 48,000। एंड ये जो 2013 और 14 का 2000 दिख रहा है, ये हम है ना लायबिलिटीज के अंडर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लेने वाले हैं। इसको इस तरीके से हमको लेना होगा, क्योंकि हम ये जो टोटल अमाउंट है ये नहीं ले रहे हैं, हम इनके जो स्पेसिफिक अमाउंट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 2 डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड दिया है। तो ये डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड मतलब हमको बिल्डिंग फंड जो हम लायबिलिटीज के अंडर में ये जो 50,000 लिखने वाले हैं, तो इसके अंडर में हम है ना ऐड करने वाले हैं ये जो डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड दिया है 20,000, ये वहीं पे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया तो हम है ना डायरेक्टली वहीं पे इसको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ड्रामा रिसिप्ट्स दिया है 28,000 का, तो ये इनकम के अंडर में बाय ड्रामा रिसिप्ट्स करके हमको लिखना होगा। पेमेंट्स के यहाँ पे सैलरीज दिया हुआ है 35,300 का। तो इसमें ना आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे 1,300 दिया, तो इसके बारे में हम चेक करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमको एडजस्टमेंट्स में दी है क्या। अगर वो नहीं दी होगी तो फिर हम वो कंसिडर करेंगे कि इंक्लूडेड है, और अगर दी है कि भाई पे कर दिया तो भी हमको कंसिडर करना है इंक्लूडेड है, और कुछ भी नहीं दिया है साइलेंट दिया है तो जैसे मैंने कहा है कि आपको कंसिडर करना है कि भाई हाँ रिसीव हो गया है।
अनलेस एंड अनटिल वो लोग स्पेसिफाइड नहीं करते कि पे नहीं हुआ है या अनपेड है, अभी भी स्टिल अनपेड है करके। और फिर यहाँ पर ये जो फर्नीचर दिया है ये परचेज है, नया फर्नीचर है, 1 अक्टूबर 2012 को परचेस हुआ है। तो हमको है ना फर्नीचर में ऐड करना होगा, जो फर्नीचर का 20,000 अमाउंट दिखाई दे रहा है 2012 की बैलेंस शीट में, उसमें हम ऐड करेंगे नया फर्नीचर जो 10,000 का लिया है वो। एंड जनरल एक्सपेंसेस को हमको एक्सपेंडिचर्स के अंडर में लिखना होगा। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम एक्सपेंडिचर के अंडर लिखेंगे। ड्रामा एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। ये जो स्पेसिफिक चीज है ड्रामा रिसिप्ट्स एंड ड्रामा एक्सपेंसेस, अगर हमको चाहिए तो हमें ना ड्रामा रिसिप्ट्स में से हम ड्रामा एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है तो बेटर आप इनको सेपरेटली ही रिसिप्ट को रिसिप्ट के साइड रहने दो एंड एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के साइड में रहने दो। तो यहाँ पर है ना मतलब रिसिप्ट्स को इनकम के साइड रहने दो एंड एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर के यहाँ रहने दो। तो आपको कंफ्यूजन अगर होता है तो इस तरीके से आप है ना सेपरेटली रख सकते हो। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे कि आपको दिखाई देगा कि ड्रामा रिसिप्ट से आप ड्रामा एक्सपेंसेस माइनस किया, तो वैसे भी चलता है क्योंकि ऑटो जो अमाउंट है अगर आप इसको सेपरेटली भी लिखते हो तो आपके जो अमाउंट है वो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। देन यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन जो दिया है वो है ना क्लोजिंग स्टॉक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का। तो ये दोनों भी अमाउंट आपको है ना लेने होंगे। जो नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे 2013 की 31 मार्च 2013 की, तो उसमें ये दोनों भी अमाउंट हमको लेना है। अभी यहाँ पर आगे हम मूव करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंसिडर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए ये भी हमको है ना कंसिडर करने होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द क्लब हैड 100 मेंबर्स। क्लब में कितने मेंबर्स है? तो क्लब में है ना 100 मेंबर्स है एंड ईच पेइंग, हर एक मेंबर है ना 500 रुपया पे करता है एज अ एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस करके 500 रुपया पे करता है। तो यहाँ पर मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन हर साल में कितना रिसीव होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली हमको है ना अमाउंट को है ना एडजस्ट करना होगा। हमको अमाउंट को एडजस्ट करना होगा, देखना होगा कि भी है ना टोटल इसका जो मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 500 करोगे तो 50,000 आता है। तो 50,000 रिसीव होना चाहिए, लेकिन हमको कितना रिसीव हो रहा है? हम यहाँ पे करंट ईयर में का देखेंगे 2012-13 का तो ओनली 48,000 रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब है ना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। होना चाहिए 50,000, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रह रहा है करंट ईयर का, तो हमको आउटस्टैंडिंग का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा जो कि 2000 आएगा, वो हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में दिखाएंगे एंड है ना उसका सेकंड हमको कहाँ पे दिखाना होगा? एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको बताना होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 पे है ना एक साल का पहले सेपरेटली कैलकुलेट कर सेपरेटली 20% कैलकुलेट करेंगे 20,000 पर, और है ना जो 10,000 है उस पे हम है ना 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और फिर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में भी दिखा देना है। इसी समय डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन खाली ये जो स्टेटमेंट है देखिए ये वाला आपको नया स्टेटमेंट आया है। ये जो मैं रिविजन के लेक्चर्स ले रही हूँ आप लोगों के, तो उसमें ये जो 6 समय ये है ना सबसे अलग, ये थोड़ा डिफरेंट आया आपको, बाकी कुछ नहीं है, सब जनरल आपके अभी तक आप जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली। नाउ सैलरीज इंक्लूडेड ₹1,300 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द ईयर 2011 एंड 12। तो सैलरी में बोल रहे हैं कि भैया ना 2011-12 का भी है ना आउटस्टैंडिंग सैलरीज इंक्लूडेड है। 2000 जो 11-12 का सैलरीज भी इसमें इंक्लूडेड है बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसका मतलब ये हमको माइनस कर देना है 1,300 और बाद में बैलेंस शीट में तो ये दिखाई नहीं देगा। एंड यहाँ पर साथ में बोला है कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द 2012 एंड 13। 2012-13 के लिए आउटस्टैंडिंग दिया 700, तो ये जो आउटस्टैंडिंग दिया इसको हम ऐड कर देंगे एंड प्रीवियस ईयर का जो इंक्लूडेड है उसको हम माइनस कर देंगे। और ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 700 है इसको हमको है ना लाइब्रेरीज के अंडर में आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके भी हमको बताना होगा। तो इस तरीके से हमको है ना ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको डिटेल में मैं बताने वाली हूँ और पॉइंट्स टू रिमेंबर भी मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। तो इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा हुआ है, तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल फंड है ये लिख लेंगे हम यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड हेडिंग देंगे, क्योंकि इसमें है ना सरप्लस होता है तो हम ऐड करते हैं, डेफिसिट होता है तो हम माइनस करते हैं, तो हेडिंग दे देंगे कैपिटल फंड एंड ओपनिंग बैलेंस कर कर लिखेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस अमाउंट को इनसाइड में हम लिख लेंगे 2,57,000।
देन नेक्स्ट यहाँ पर जो बिल्डिंग फंड दिया है, यहाँ पे हमको स्पेस लीव कर देना है, 3-4 लाइन्स लीव कर दीजिए, फिर बिल्डिंग फंड लिख लीजिए। बिल्डिंग फंड को जैसे हमने यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट रीड किया कि भाई बिल्डिंग फंड का क्या है, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड उसमें ऐड होने वाला है, तो इसको भी हमको इनसाइड में अमाउंट को लिख लेना है बिल्डिंग फंड का। तो बिल्डिंग फंड 50,000 देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी का तो जैसे हमने रीड किया, ये तो यहाँ से वो माइनस होने वाली है क्योंकि ये इंक्लूडेड है करके बोला है। देन यहाँ पर बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम आउटर कॉलम में डायरेक्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में, क्योंकि एसेट हुआ तो बिल्डिंग लिखेंगे, बिल्डिंग्स, अमाउंट आउटर कॉलम में, नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें नया फर्नीचर भी हमको ऐड करना है, तो इस पे जैसे एडजस्टमेंट है हमारे दो हमने क्वेश्चन रीड किया उससे हमको आइडिया हो गई। आप मार्किंग जस्ट स्लाइड, आप क्योंकि पेपर में ज़्यादा लिखना आपको अलाउड नहीं है तो आप स्लाइड मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर डबल एडजस्टमेंट है तो इस तरीके से लाइन्स लीव कर दिए। नाउ ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये तो कैंसिल हो जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो दिया है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2011 का ये 1000 ये क्लियर हो गया, ये हिसाब किताब क्लियर हो गया, तो ये क्या हो जाने वाला है, ये कहीं पे भी नहीं आएगा। एंड ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जैसे मैंने आपसे कहा इसको हम नहीं लेते हैं ओपनिंग को। और यहाँ से रिसिप्ट में भी सेम वही बात है क्योंकि यही बैलेंस यहाँ रिसिप्ट में आता है, तो ये ओपनिंग हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं क्लोजिंग वाला। ये जो क्लोजिंग वाला है ये एसेट्स में जाता है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आते हैं, तो सब्सक्रिप्शन में ये होता है लास्ट ईयर का है क्योंकि ये 2011-12 कैसे पता चलता है, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो 2013 का है, तो मतलब 2012-13 क्या हुआ, करंट ईयर हुआ, एंड 2013-14 नेक्स्ट ईयर हुआ, तो ये नेक्स्ट ईयर का तो चला जाएगा लायबिलिटीज में। एंड ये जो है ये हम इनकम के अंडर में लिखेंगे, आई इनकम के अंडर में। तो यहाँ पर हम बाय सब्सक्रिप्शन कर इनकम के अंडर में लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, और इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे 48,000 का। अभी सब्सक्रिप्शन में जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया तो इसके हिसाब से इसके ऊपर एडजस्टमेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप स्पेस लीव कर दीजिए इसके लिए। सब्सक्रिप्शन के लिए 1 एडजस्टमेंट है, 1 लाइन आपने लीव कर दी। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 2013-14 का, दैट इज नेक्स्ट ईयर का जो है वो लायबिलिटीज के अंडर में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए हमको लिखना होगा कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2013-14। तो देखो 13-14 मतलब 14 नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 14 का है, मतलब ये तो वहां पर ये दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं दिखाना है हमको। तो आउटर कॉलम में यहाँ पे हम मतलब लायबिलिटीज के अंडर में दिखाएंगे, इनकम के अंडर में नहीं दिखाएंगे 2000। इसीलिए जब भी ये एडवांस इंक्लूडेड होता है करंट ईयर के इसमें तो हमको माइनस करना होता है। यहाँ पे हमने इंक्लूडेड अमाउंट लिया ही नहीं, अगर आप 51,000 लेते हो तो 51 में से पहले आपको 1,000 माइनस करना होता, फिर 2,000 माइनस करना होता, फिर 48,000 बचता, फिर इसका जो आउटस्टैंडिंग वगैरह जो आगे आने वाला है तो वो ऐड करते, तो इस तरीके से करते। लेकिन हम तो यहाँ पे हमको सेपरेटली सारा बाइफर्केशन दिया है अमाउंट का, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जाएंगे तो हमको कोई डिफिकल्टीज आ ही नहीं रही है, माइनस वगैरह ज्यादा करना नहीं पड़ रहा है। नाउ डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड दिया है, तो डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड को हम यहाँ बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे, तो ऐड डोनेशंस, क्योंकि ये स्पेसिफाइड कर दिया ये इस डोनेशन को कि भाई ये बिल्डिंग फंड के लिए, कभी कभी उसको कैपिटलाइज करने बोलते हैं, यहाँ पे तो स्पेसिफाइड है इसीलिए हमको डायरेक्टली इसको लिख देना है। तो 20,000 का जो डोनेशन मिला तो आउटर में यहाँ पर 70,000 अब हम लिख देंगे कि भाई 70,000 बिल्डिंग फंड का हो गया। नाउ
नेक्स्ट यहाँ पर ड्रामा रिसिप्ट्स है। तो जैसे मैंने आपसे कहा ड्रामा रिसिप्ट्स अगर आपको चाहिए तो इसमें से आप है ना एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो, नहीं तो उसको सेपरेटली आप रहने दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ड्रामा एक्सपेंसेस भी दिया है तो हम है ना क्या कर रहे हैं, अलग अलग ही रख रहे हैं। इसको एक्सपेंडिचर के अंडर में लिख देंगे ड्रामा एक्सपेंसेस को, एंड इस ड्रामा रिसिप्ट्स को हमको इनकम के अंडर में लिख लेना है। यहाँ पर बाय ड्रामा रिसिप्ट्स, रिसिप्ट मतलब इनकम हो गई ना 28,000, ठीक है। फिर इसके बाद में सैलरीज, तो सैलरीज पे जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट है, डबल डबल यहाँ पे सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का माइनस करना है लास्ट ईयर का और करंट ईयर का हमें ऐड करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर्स के अंडर में हम स्पेस भी इसके लिए लीव करेंगे। यहाँ पर बाय सैलरीज टू सैलरीज अमाउंट को हम इनसाइड में ही लिख लेंगे, टू सैलरीज अमाउंट में 35,300। देन फर्नीचर परचेज को लेकर है कि भाई फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर 1 अक्टूबर को परचेज हुआ, वो जब डेप्रिसिएशन का है तो वो बाद में हमको डेट तभी यूजफुल होगी। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आप लोगों ने 11th में किया, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर में हम न्यू परचेसेस, नया परचेसिंग किया, या फिर एडिशंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर 10,000 का, तो टोटल जो है 30,000 का फर्नीचर हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस दिया है, वो एक्सपेंडिचर के अंडर में आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के अंडर में, ड्रामा एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के अंडर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,200, टू जनरल एक्सपेंसेस, ये पहले लिखना था बट चलता है अगर ऐसे, लेकिन ध्यान रखना है कि भी आप लिख लें सारे के सारे जो अमाउंट्स है, एक बार फटाफट क्विक चेक भी कर लेना चाहिए। 8,400 एंड फिर टू ड्रामा एक्सपेंसेस। तो ये जो ड्रामा एक्सपेंसेस आप ड्रामा रिसिप्ट से माइनस भी कर सकते थे, मतलब यहाँ ना लिखकर आप यहाँ पे माइनस, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। ड्रामा एक्सपेंसेस 16,000। मान लीजिए ये जो ड्रामा एक्सपेंसेस आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे नहीं लिखा ड्रामा एक्सपेंसेस को, इसके बजाय आप यहाँ पर माइनस ड्रामा एक्सपेंसेस लिखते हो, ड्रामा एक्सपेंसेस, और इस अमाउंट को इनसाइड में लिखते हो जैसे 28,000, और माइनस में यहीं पे आप लोगों को ये चीज दिखा रही हूँ 16,000। तो ये जो आपका डिफरेंस आता कितना 12,000, ये 12,000 आपका आउटर कॉलम में आता। तो ये है ना इस तरीके से फिर है ना आपका नेट जो नेट 12,000 आता है, ये आपका नेट जो रिसिप्ट है वो आ जाता। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो हम सेपरेटली दिखा रहे हैं, तो उसमें भी क्या होने वाला, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाने वाला है। अगर आपको ऐसे करके देखना है तो आप ऐसे करके देखिएगा, आपको सेम ही जो भी डेफिसिट या सरप्लस आएगा वो सेम आने वाला है। तो आपको चाहिए तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया कि इस तरीके से भी हम करते हैं, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपके टीचर्स ने इस तरीके से सिखाया है और आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो, तो आप एक्सपेंसेस को यहाँ ना दिखाने के बजाय, क्योंकि ये ड्रामा एक्सपेंसेस है ना, जैसे पिकनिक रिसिप्ट्स हो गया, और पिकनिक के लिए जो पैसा रिसीव हुआ और पिकनिक पे जो खर्चा लगा वो भी इसी तरीके से किया जाता। तो वैसे ड्रामा रिसिप्ट्स माइनस आप ड्रामा एक्सपेंसेस करके भी जो नेट अमाउंट है वो आउटर में आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके कहीं पे भी मार्क्स कट होने वाले नहीं है। लेकिन आपको केयरफुल रहना कि भाई आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर एंट्रीज आ जाए, क्योंकि रिसीव हुआ और उसमें से खर्चा, ड्रामा के पीछे कितना खर्चा हो गया वो वहां से भी हम माइनस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो बैलेंसेस दिए हुए कैश एंड कैश एट बैंक का, वो हमें लिख लेना है, कैश एंड कैश एट बैंक का। तो यहाँ हम कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक लिख लेंगे। कैश
इन हैंड ये क्लोजिंग बैलेंसेस हमको ले लेना होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस ही हम ले रहे हैं 4600 का। एंड कैश एट बैंक, कैश में जो बैंक में जो बिजनेस का बैलेंस है, ये मतलब नॉन ट्रेडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो इनका जो है प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ये सर्विस रेंडर करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, तो 57,800 का यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमको कहाँ मूव करना है, ये जो यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो छोटा सा समय डिफिकल्ट नहीं है, बोर्ड में वैसे भी काफी लेंदी नहीं देते हैं, लेकिन है ना वैरायटीज होती है, इसलिए प्रैक्टिस आप लोगों को करने के समय है ना अलग अलग टाइप के सम्स आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको लेकर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम, द क्लब हैड 100 मेंबर्स, तो यहाँ पर वर्किंग नोट में मैं आप लोगों को पॉइंट्स टू रिमेंबर आप समझ लो या वर्किंग नोट समझ लो, किस तरीके से कैलकुलेशंस आपको करने हैं। तो यहाँ पर ये वर्किंग नोट कंपलसरी नहीं है, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वर्किंग नोट अनलेस एंड अनटिल आपको बोलते नहीं कि वर्किंग नोट करो तब तक आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए जो है वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो रिसीव हो रहा है, द क्लब हैड 100 मेंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट एनुअल सब्सक्रिप्शन का, आप ऐसे बोल सकते हो भाई एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस, एक तरीके से ये सब्सक्रिप्शन फीस ही होगी, इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जो नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय ईच मेंबर पेइंग, ईच मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट ही हो गया। तो मैं तो आपको ये समझाने के लिए इस तरीके से लिख रही हूँ, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ईच मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो यहाँ पर एनुअल के लिए कितना आएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय ईच मेंबर को 500 रुपया, वही बोला ना, ईच पेइंग 500, तो यहाँ पर 500 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है वो 58,000 आएगा, 58,000। लेकिन आप देखोगे कि है ना एनुअल सब्सक्रिप्शन है ना वो 50,000 सॉरी रिसीव होना चाहिए, लेकिन ये देखिए करंट ईयर में 48,000 ही रिसीव हुआ है। इसका मतलब करंट ईयर रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, 48,000 ही है। तो ये मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होगा। इसीलिए हमको इस तरीके का जब एडजस्टमेंट आता है तो हमको मल्टीप्लाई करके देखना है कि एक्चुअल में कितना आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आएगा, तो इसीलिए इस तरीके से करना होता है। तो एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वर्किंग नोट तो पूछा ही नहीं किसी ने आपको इस क्वेश्चन में, जब वर्किंग नोट पूछा नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हार्डली है ना इसमें कोई वर्किंग नोट पूछता ही नहीं है कोई, इन सम्स में नहीं पूछते हैं वर्किंग नोट। तो यहाँ पर प्लस हम करेंगे आउटर में, पहले यहाँ पे आप 50,000 दिखा दो, 50,000 एंड यहाँ पर फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है आप इस तरीके से कर सकते हो, तो मैंने आपको दिखाया, आप आउटर में 50,000 लिख दो क्विकली, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2,000 आया, तो ये 2,000 क्या होगा आपका आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इमीडिएटली इस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को आप एसेट्स में भी लिख दोगे। तो यहाँ पे एसेट्स में इसका इफेक्ट दिखाना है क्योंकि करंट ईयर का है, एडवांस रिसीव होता है तो उसको हम लायबिलिटीज के में लिखते हैं, ये तो बकाया है, रिसीव होना बाकी है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख लो सी वाई मतलब करंट ईयर, तो हो गया 2,000 यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट हम मूव करेंगे फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड पे। तो फर्नीचर टोटल 30,000 का, लेकिन हमको सेपरेटली इनका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on furniture, तो depreciation on 20,000 फॉर फुल ईयर, ₹20,000 फुल ईयर का निकालेंगे हम। तो दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय फुल ईयर, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 12/12 लिखोगे तो भी 1 ही आने वाला है। 0 गॉट कैंसिल, 0 गॉट कैंसिल, दिस 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल। तो 2 2 जा 4, तो 4,000 का आया। एंड फिर डेप्रिसिएशन ऑन ₹10,000 का फर्नीचर फॉर 6 मंथ, 6 महीने का। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेस हुआ, 1 अक्टूबर परचेस्ड, ये जो फर्नीचर है वो 1 अक्टूबर को परचेस्ड हुआ, इसीलिए 6 महीने का। तो 6 महीने का निकालने के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 6/12, टोटल 12 मंथ्स में से 6 महीना का निकालना है। यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 0 गॉट कैंसिल विद 0। तो इस तरीके से ये 1,000 का आया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 4,000 प्लस 1,000, तो 5,000 आपको लेना है। 5,000 टोटल डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे यहाँ फर्नीचर में से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन $5,000 माइनस करेंगे तो 25,000 आउटर में आ जाएगा नेट वैल्यू जो है फर्नीचर की। इसके बाद नेक्स्ट सैलरीज इंक्लूडेड 1,300 पेड। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये तो इंक्लूडेड वर्ड यूज किया है, नहीं किया होता और कुछ भी नहीं बोला होता इसके बारे में, तो भी हम क्या करते इसको माइनस करना पड़ता फिर हमको, कि हम रिसीव करके ही उसको है ना मान कर चलते। अभी 1,300 हम यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में हमको दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए। तो माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर 1,300, तो जो नेट अमाउंट आएगा वो 34,000 का माइनस करने पर। फिर जो करंट ईयर का है वो कितना है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर बोला है 700 आउटस्टैंडिंग। तो ये जो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर में हमको क्या है करना है, ऐड टू सैलरी एंड इसको लायबिलिटीज के अंडर में हमको लायबिलिटीज के अंडर में दिखाना होगा। वो डेप्रिसिएशन हमने लिखा नहीं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी पहले लिख देते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करती हूँ तभी ये एरर, आप लोगों से ये एरर का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आप साइलेंटली अपना सम सॉल्व करते रहोगे और आपका फुल कंसंट्रेशन रहेगा। तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन हमको लिखना है। डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, या किसी से बात करे तब प्रॉब्लम होती है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम रिकॉर्ड करेंगे 5,000, इसीलिए इमीडिएट क्विकली दिखा देना होता है। यहाँ पर अभी हम ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो यहाँ पर करंट ईयर का 700 है, तो आउटर में जो है अमाउंट चला जाएगा 34,700। तो 34,700 हम लिखेंगे। तो अब सारे के सारे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये जो है क्लोज करना है, बुक्स ऑफ यहाँ पे जो दिया है अकाउंट्स वो क्लोज करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल देखेंगे कि भाई आपका क्रेडिट साइड मोर है कि डेबिट साइड मोर है। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, डेबिट साइड मोर मतलब डेबिट साइड का जो टोटल है एक्सपेंडिचर का टोटल है वो ज्यादा, मतलब खर्चे ज्यादा है इनकम कम है, तो वो है ना डेफिसिट होता है।
और अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, मतलब आपका इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा होना, क्रेडिट का टोटल ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर कम है, तो फिर आपको सरप्लस होगा। तो यहाँ पर हमको टोटल करके देखना होगा। तो यहाँ ज्यादा अमाउंट्स है इस साइड में, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि भाई 68,000 यहाँ पर आपका है ना, 78,000 सॉरी 78,000 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका टोटल जो है वो पहले हम लोग करके देख लेंगे। तो भाई कितना टोटल होता है, तो यहाँ पर 0 7 + 2 9 9 + 4 9 + 4 11 13 सॉरी 7 + 2 9 9 + 4 13 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 4 9 9 + 8 कितना होगा 17 17 + 6 17 + 6 23 23 + 5 28 का 8 कैरी ओवर 2 2 + 3 5 5 + 1 6 तो 68,300। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जो है वो कितना आता है 50,000 + 28,000 मतलब 78,000। तो इसमें मैं आप लोगों को 78,000 मतलब आपका क्रेडिट, आपका क्या है क्रेडिट साइड मोर है, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। तो ये सेम टोटल क्रेडिट का हम यहाँ पर भी लिखेंगे। और है ना यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस अराइज होगा, डिफरेंस आएगा, वो आपका क्या होगा सरप्लस होगा, दैट विल बी सरप्लस। तो इसको हमको है ना सरप्लस करके लिखना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस अराइज होता है 0 0 7 - 3, क्योंकि यहाँ से 1 लिया तो 7 यहाँ पे 10 हो गया, 10 - 3 किया तो 7 सॉरी 10 - 3 7 हुआ। देन यहाँ पर 7 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 - 8 किया तो 9, तो 9,700 आता है। तो ये क्या है टू एक्सेस ऑफ इनकम, ये आपको फिलअप्स में पूछते हैं, ये वाले फिलअप्स हुई ट्रू एंड पॉजिटिव। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो जिसे हम डेफिसिट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं डेफिसिट। ये क्या है आपको कलर पेन से नहीं लिखना है, मैं दिखाने के लिए खाली इसको डेफिसिट सॉरी इसको सरप्लस बोलते हैं। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इसको क्या बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं, इसको आपको हमें सरप्लस लिखना है। तो ये सरप्लस हुआ, इसको सरप्लस बोलते हैं। तो ये सरप्लस जो होता है वो कैपिटल फंड में क्या करना होता है हमको ऐड करना होता है। तो यहां पर हम ऐड सरप्लस इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 9,700 इसका टोटल करेंगे तो 0 0 7 एंड फिर 9 + 7 कितना होता है 16 16 का 6 कैरी ओवर 1 करेंगे तो कितना आ गया 6 एंड 2, तो 2,66,700। अब अगर ये जो है ना, क्योंकि मेरे को मुझे काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं उनको जब यहाँ पर ड्रामा एक्सपेंसेस एंड ड्रामा रिसिप्ट्स या पिकनिक का रिसिप्ट्स एंड पिकनिक के एक्सपेंसेस, तो मिस कहाँ पर है ना बुक्स में यहाँ पर माइनस में, ये अगर आप है ना मान लीजिए आपके पास ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट यहाँ नहीं है, आप मान लीजिए वो भी चीज मैं आपको इधर जरा एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ कि ये 16,000 यहाँ नहीं है आपके पास, ठीक है। ये सारी टोटल जस्ट हम देखेंगे, ये 16,000 आपका यहाँ पर नहीं है और आपने यहाँ से माइनस ड्रामा ये जो एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 28,000 आपका इनर कॉलम में रहेगा, यहाँ पे ये अमाउंट नहीं है और आपने यहाँ से 16,000 माइनस किया। कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ ये वाली, कि ऐसी वाली चीजें आती है, आप कहीं बुक्स में देखोगे आपको अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पर 12,000 आएगा, ठीक है। अब ये 12,000 आएगा तो आपका जो टोटल बनकर आता है वो आपका जो टोटल यहाँ पर बनकर आएगा वो टोटल आएगा आपका 62,000 का। तो आप सोचोगे कि मिस आपका यहाँ पे आपने इस तरीके से करा है, हमने इस तरीके से देखा है कहाँ पर, तो आप बोलोगे मिस क्या हमको गलत मिलेगा, तो गलत नहीं मिलने वाला, ये आपका 62,000 आया है, कोई बात नहीं टोटल, क्योंकि आपने रिसिप्ट को यहाँ पर रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 16,000 नहीं है, 16,000 नहीं होने का मतलब है ना आपका यहाँ पर 52,300 जो आपका टोटल बनता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपका 16,000 नहीं है, तो जब आप टोटल करोगे तो ये आपका जो टोटल बनता है वो बनेगा 52,300 का टोटल बनेगा आपका 52,300
300 का टोटल बनेगा। तो जब आप 62,000 में से आप 62,000 में से आप 52,300 माइनस करोगे, ये माइनस करोगे तो आपको माइनस करने पे 0 0 यहाँ पर आपका 1 और यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 3 किया तो 7 और यहाँ पे फिर 5 और ये 11, 11 माइनस 2 किया तो 9। तो देखिए आपका 9,700 ही आपका सरप्लस है, वो 9,700 ही आने वाला है। तो ये जब सरप्लस आपका 9,700 आ रहा है तो सेम मतलब आप यहाँ पर दिखाने वाले हो कैपिटल फंड में वही ऐड करने वाले हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो टोटल बैलेंस शीट का टोटल होगा ना वो है ना सेम होगा। तो इसमें खाली यही डिफरेंस है। अगर इन केस मान लीजिए आपने कहाँ से देखा या आपके टीचर्स ने आपको इस तरीके से बताया कि आप यहाँ ड्रामा रिसिप्ट्स में से ही माइनस कर लो ड्रामा एक्सपेंसेस में को, या कहाँ से अपने तो आपको ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस तरीके से दोनों भी तरीके से कोई भी आप वे यूज कर सकते हो कि आप या तो रिसिप्ट्स में से एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को माइनस कर दो या उन दोनों को सेपरेटली रहने दो। डेबिट एंड क्रेडिट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई गलत देने वाला नहीं है। आपका सरप्लस का जो अमाउंट है वो सही आना चाहिए, या आपका डेफिसिट आता है तो वो सही आना चाहिए। तो वो मेन है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें आती है और मेरे सामने बहुत बार आई है, इसीलिए मैं आप लोगों से इस तरीके से इसको शेयर कर रही हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस सब में यही मुझे एक तो चीज आपको दिखानी थी, और एक आपको इम्पोर्टेंट जो दिखाना था वो था कि भाई आपका जो जब ये ना मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स एंड उनका जो रिसिप्ट दिया रहता है कि भाई कितना रिसीव करना है ईच मेंबर से मेंबरशिप फीस, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी हमें ना ये बैलेंस शीट को टैली कर लेंगे, तो बैलेंस शीट को देखते हैं कि भाई टैली हो रही है क्या। तो आपको पहले पेंसिल से करके देख लेना है दोनों साइड बराबर है क्या। यहाँ पर हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो ये 007 एंड 6 प्लस 2 कितना होगा, यहाँ पर हमारा 007 आया। कुछ हमने मिस आउट, आई होप कुछ मिस आउट नहीं किया है। यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज का भी हमको लिखना था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कंटिन्यू, आज क्या कंटिन्यू में बार बार ये छोटी छोटी जो है मिस आउट कर रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700 हमको लिखनी, तभी जो हमारा टोटल होगा वो 7 प्लस 7 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1 किया तो 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 प्लस 2 9, फिर 6 प्लस 7 13, तो 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 2 3, तो 3,39,400। यहाँ पे जो टोटल आएगा 3,39,400 आएगा। फिर यहाँ एसेट्स के साइड में भी टोटल करेंगे तो 0 एंड 6 प्लस 8 कितना होगा 14, तो 14 का 4 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12 एंड 12 प्लस 7 19, तो 19 का 9 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, तो 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पर 3,39,400। तो आपकी बैलेंस शीट जब आपकी टैली हो जाती है, ये यहाँ पर अमाउंट में नीचे ले गई, आज बहुत एरर कर रही है हम। 3,39,400 इक्वल उसमें लेना है, क्योंकि पहले वो 700 की वजह से यहाँ पे एरर हुआ था। तो 3,39,400 आपका टोटल आना चाहिए। तो इस तरीके से आपके बैलेंस शीट टैली होगी, मतलब आपका सम 99.99% तो करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। तो आपको चाहिए तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी है ना इस लॉकडाउन में हेल्प हो जाए, वो भी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। आपको वर्किंग नोट की स्क्रीनशॉट चाहिए तो वर्किंग नोट की स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि किस तरीके से हमको कैलकुलेशंस कैरी आउट करना है, कैसे आपको क्विकली तो देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कर ही पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।